नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, साथ ही साथ देश के नंबर 1 डिबेट शो में तमाम दर्शक भी आमंत्रित हैं। जिन बड़ों मुद्दे में से आपने एक मुद्दा आज चुना है देश की बहस के लिए, उसी मुद्दे पर आज हम देश की बहस कर रहे हैं। तो आपको बता दें आज आपने किस मुद्दे को चुना है। कोरोना काल के महायुद्ध से कैसे जीतेंगे। अब 88% लोगों ने वोट देकर इस मुद्दे को देश की बहस बनाए के लिए चुना है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से लेकर दक्षिण के राज्यों तक दर्द की एक कहानी है। कोरोना के फैलते जाल को कैसे रोका जाए और देश को महामारी के कहर से कैसे बचाया जाए। इन सब के बीच आज दिन भर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चलता रहा। सांसों की डोर ना टूटने पाए, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आई है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अस्पताल खुद बीमार हैं, सिस्टम लाचार है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या महामारी का राजनीतिकरण जायज है। महामारी के चपेट में आए लोगों का आंकड़ा एक दिन में 3 लाख के पार पहुंच गया। मौत के मामले भी डराने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना को हराने के लिए अब महायुद्ध छिड़ चुका है। पीएम मोदी की आज दिन भर उच्च स्तरीय बैठकें हुई और उन्होंने कई निर्देश जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सख्त पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। लिहाजा आज पीएम मोदी ने गरीबों को बड़ी राहत देते हुए एक बार फिर मई और जून में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। देखिए, स्थिति भयावह है। मेरा तो एक ही निवेदन है, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। मास्क डबल कर मैंडेटरी करिए, जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और थोड़े भी लक्षण आने पर तुरंत टेस्ट कराइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। और सरकारों से निवेदन है कि कृपा कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अवश्य करें। वही एक आधार है जिससे कोई बचाव हो सकता है। इन सब के बीच सांसों की डोर टूटने न पाए, इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस सुपर स्पीड में दौड़ रही है। पहले फेज में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सप्लाई होनी है। वहीं वायुसेना ने भी ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू कर दिया है। देखो, ये तो जरूरी बात है कि आज के दिन जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, बिकॉज ये जो संक्रमण के नंबर इतने तेजी से ऊपर चढ़े हैं कि जो डिमांड 3 गुना हो गई है जो नॉर्मल होती है। इन सब के बीच कोरोना योद्धा बिना जान की परवाह किए दिन रात आम जिंदगी को मुसीबत से बाहर लाने में लगे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरने में वक्त लगने का खतरा बना हुआ है। कोरोना महामारी में कुछ तस्वीरें सहमा देने वाली हैं तो कुछ तस्वीरें सांसें लौटाने वाली हैं। रांची का रवि नाम का एक ऑटो ड्राइवर वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त सवारी देकर खुद को कोरोना की जंग में लड़ने वाले योद्धा की तरह पेश कर रहा है। ऐसी कई मिसालें हैं। इन सब के बीच राजनीति के मैदान में वार पलटवार का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोरोना ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट का कारण बन सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी मौतों का कारण बन रहा है। सरकार ये आप समझें। बात वही है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए कोरोना और इंसान के बीच महायुद्ध जारी है, लेकिन संकट काल में इस महामारी को मात देने की कोशिशों को बाधित क्यों किया जा रहा है। देश की बहस में हम इस पर एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं। तो देश की बहस में आज का सवाल यही है कि महामारी से एकजुट होकर ही निपटा जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन की वेबसाइट पर आप अपनी राय रख सकते हैं। न्यूज़ नेशन के मोबाइल ऐप के जरिए भी आप इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन के ट्विटर हैंडल के साथ साथ न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। शो के दौरान आप अपने जो जवाब हैं वो हमें भेज सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं वीडियो बनाकर। नंबर आपके स्क्रीन पर, ये व्हाट्सएप नंबर है 9711002266। आपकी राय, आपके सवाल इस शो के दरमियान हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले आपसे, आप सत्ता में हैं सर, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई इस महामारी से निपटने के लिए वो ठोस कदम उठाए गए हैं अब तक जिनकी जरूरत थी बहुत देर पहले से? नहीं, काफ़ी ठोस कदम उठाए भी गए हैं, कुछ कमियां भी रह गई हैं और ठोस कदमों और कमियों में जो है
सम्यक संतुलन जितना सध जाए, वही जो है लड़ाई में मिलजुल कर कोरोना के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक वार प्रतिवार की तुलना में कोरोना के विरुद्ध हम कितनी समन्वित लड़ाई लड़ सकते हैं, यह निश्चित तौर पर परिणामदायक होगी। और इसी के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। लेकिन अब राजनीति का स्तर तो आप देख ही रहे हैं कि उस बैठक में भी सुश्री ममता बनर्जी आने को तैयार नहीं हुई, उनके लिए चुनाव रैलियां ज़्यादा प्राथमिकता थी। दूसरे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने तत्काल जो है उसकी लाइव चलवा दी और उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपत्ति दर्ज करानी पड़ी और क्षमा प्रार्थना भी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की। तो इस तरह की राजनीतिक घटनाएं भी हो रही हैं। श्रीमान राहुल गांधी अपने पॉजिटिव होने की स्थिति में भी अपनी नेगेटिविटी से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह उठते ही वो ट्वीट जो करते हैं, आज तक श्रीमान राहुल गांधी का वो ट्वीट मुझे दिखाइए जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जन सेवा के लिए प्रेरित किया हो कि आप बीमारों के लिए कुछ कीजिए। वो सुबह से शाम तक किस तरह से साहब, अबे दुबे हैं, वो कहेंगे देखिए हम विपक्ष में हमारा काम है सरकार की कमियों पर सवाल खड़ा करना। अधिक जो है समय देते नहीं, निश्चित है उनका, लेकिन सब नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अनुराग जी, है निश्चित तौर पर उनका सरकार की कमियों पर उन्होंने प्रश्न उठाना, लेकिन जिन राज्यों में वो शासक हैं उन राज्यों की कमियों को दूर करने के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के उन राज्यों में वो उसी भूमिका में होंगे जिस भूमिका में आप केंद्र में हैं या बीजेपी शासित राज्यों में हैं। जाहिर सी बात है सर, यही तो सियासत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब, नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, भांडुप में आगजनी से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, चंद्रपुर में मृत्यु हो गई, नाला सुपारा में मृत्यु हो गई, विरार में मृत्यु हो गई, नासिक में मृत्यु हो गई। एक ट्वीट आदरणीय राहुल गांधी का श्रद्धांजलि वाला ही दिखा दीजिए। अभय दुबे सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप इस महामारी के दरमियान। आपके मुख से आपके श्रद्धा सुमन शुक्ला जी सुन लेते हैं। ये अभय दुबे जी। अनुराग जी, देखिए आपने कहा कि ये महामारी में महायुद्ध लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो शुरुआत में आपने इच्छा शक्ति प्रदर्शित की थी इस महामारी के खिलाफ महायुद्ध लड़ने की, उसके बाद आपने जब सही समय था इस महामारी से लड़ने का, तब सत्ता की भूख के आगे पूरे आपके राजनीतिक दल को झोंक दिया। मैं उसके छोटे छोटे से कुछ प्रमाण आपके सामने रखूंगा। पहला प्रमाण रखता हूं मैं, जो हमने कहा कि इन्होंने ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया और पूरी की पूरी सरकार लग गई कि प्रियंका गांधी जी झूठ बोल रही है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमने वो एक्सपोर्ट की थी, मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं की। 25/3/2020 का पहला मेरे पास मिनट्स है मीटिंग के, जिसमें सारे राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग की होम के साथ और ये कहा कि भविष्य में जो संकट हमारे सामने ऑक्सीजन का खड़ा होगा, 1 साल पहले, ठीक अनुराग जी, उसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करें। 22 अप्रैल 2020 की ये मीटिंग, ये सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है सरकार का, जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कैसे मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार उन इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करना है, इसकी बात इन्होंने कही। उसी मीटिंग में क्या बात करते हैं, उसी मीटिंग में ये कहते हैं कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको लगाने हैं, हॉस्पिटल्स को भी देश भर में चिन्हित किया। 1 साल पहले का घटनाक्रम बता रहा हूं। और क्रायोजेनिक कंटेनर्स हमको रखने हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद से जो पहली मीटिंग की शर्मनाक तरीके से, जब 2,16,338 केसेस हो गए 15 अप्रैल को, तब एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की और कहा कि साहब हिंदुस्तान में सरप्लस ऑक्सीजन है, हम आज ऑक्सीजन की मैपिंग करते हैं। 20 अप्रैल को 4,880 मेट्रिक टन हमको मेडिकल ऑक्सीजन लगेगी, 25 अप्रैल को 5,619 मेट्रिक टन। तो हुआ यह है षड्यंत्र इस हिंदुस्तान के साथ कि जब हिंदुस्तान के लिए आपको दृढ़ता से अग्रणी भूमिका लेनी थी प्रधानमंत्री जी, तब आप चुनाव में थे। आखिरी बात अनुराग सर, देखिए चुनाव में तो राहुल गांधी भी थे, ये अलग बात है कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं थे, वो केरल में थे या वो किसी और राज्य में थे। चुनाव में तो आपकी पार्टी के नेता भी थे, बाकी पार्टियों के नेता भी थे। जूही सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हैं, उनकी पार्टी की नेता भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। मैं आऊंगा आपके पास। अभय दुबे साहब, आपने अपनी बात ऑक्सीजन के मोर्चे पर रखी। आशुतोष जी, मेरे पास सर कुछ सरकारी आंकड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि पिछले साल हमारे देश में जो ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता थी वो 6,400 मीट्रिक टन थी। ये पीआईबी का आंकड़ा है 1 मई 2020 का।
आज जो सरकारी आंकड़ा है वो कह रहा है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 7,500 मीट्रिक टन है। तकरीबन 1100 मीट्रिक टन कैपेसिटी बढ़ी है ऑक्सीजन की, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। क्या बीते एक साल में ऑक्सीजन के मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ इस देश में? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया इस पूरे मसले पे। अगर सरकार के तौर पर अगर उनका आकलन देखिए, पहली बात ये कि दुनिया को मालूम था और आज ने एक साल पहले से मालूम था कि जो कोरोना की जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आती है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होती है और उसके बारे में सारे एक्सपर्ट पहले दिन से बोल रहे थे और सरकार को इस बात का अंदाजा भी था। सरकार ने आज से 9 महीने पहले 162 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की बात की, 200 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए जी, लेकिन उसके टेंडर करने में 8 महीने लगाए और आज की तारीख में जब 3,32,000 कोरोना के पेशेंट पर डे आ रहे हैं तब आपके पास सिर्फ 32 ऑपरेशनल है। अगर आप सोचिए 162 हुआ होता तो आज कोरोना की दिक्कत नहीं होती। लेकिन आशुतोष सर, अगर 2020 तक इस देश में ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 6600-6400 मीट्रिक टन है और वो मौजूदा वक्त में 7,500 मीट्रिक टन है, एक साल के अंदर 1100 मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन, पिछले 7 दशक में 6400 मीट्रिक टन उत्पादन, एक बड़ा बदलाव क्या नजर नहीं आता? सर, हम आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा देख रहे हैं क्या? ये सरकारी आंकड़े सर, मेरे आंकड़े नहीं है। नहीं, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो टिप्पणी करनी कर लीजिएगा। इस देश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आज भी सरप्लस है, 50,000 मीट्रिक टन का स्टॉक है इस देश के अंदर। 7,000 पर डे की ऑक्सीजन की कैपेसिटी है आपके पास है जी। आज की तारीख में आपके पास रिक्वायरमेंट जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुए 8,000 मीट्रिक टन की हो चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल। सवाल क्या है? आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो क्रायोजेनिक इंजन, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होने चाहिए थे, वो क्रायोजेनिक टैंकर्स है कहां? अगर सरप्लस है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। तो डॉक्टर कौशल कान मिश्रा जुड़ चुके हैं आशुतोष जी हमारे साथ, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कौशल कान, जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? मौजूदा वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी किल्लत है जो एक साल में तैयार की जा सकती थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। आप लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे देश की 135 करोड़ की जनसंख्या पे केवल 20 लाख हॉस्पिटल के बेड हैं। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है? उस 20 लाख में केवल 2.5 लाख आईसीयू के बेड हैं। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है? हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट का कॉमन आउटकम है। किसी एक के ऊपर कहना, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, लेकिन सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। आज इस देश में को पार्टी के प्रवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, इस देश को देश के प्रवक्ता की ज़रूरत है जो इस असहाय घड़ी में एक पानी का जहाज जैसे डूब रहा हो वो हालत है देश के बीमार लोगों की, उसको बचाने के लिए। कौशल कांत, जो आंकड़े आप बता रहे हैं सर, अगर दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता सकें कि क्या ये भयावह हालात पूरे देश के हैं या एक बड़ा अंतर है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में? क्या ये सवाल जवाबदेही का उत्तर भारत के नेताओं से ज्यादा पूछा जाना चाहिए बनस्पत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और दक्षिण के बाकी राज्यों के मुकाबले? जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में साउथ ज़्यादा बेहतर एज कंपेयर टू नॉर्थ जी। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली और मुंबई, दिल्ली देश का कैपिटल है और मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है। अगर ये दोनों इस महामारी के दौर में घुटनों पे हैं तो आप पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोष नहीं दे सकते। डॉक्टर सुनील सिंह साहब, बिहार में आप लंबे वक्त से सत्ता में हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सिर्फ 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं। बिहार में इस तरीके का संकट क्यों गहरा रहा है तब, जबकि हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, मोटे तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है? इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे चीज पर लोड ज्यादा बढ़ा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मगर खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की है और उसके केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है और राज्य सरकार में दिल्ली सरकार की भी डिमांड को मीट की जा रही है। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण था एक एपिसोड, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांग ली, वो बात वहीं खत्म हो जाता है।
दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे ज्ञानी यहाँ जो बैठे हैं, लोग एक्सपर्ट हैं या प्रवक्ता लोग हैं, वो अपना एक ज्ञान दिखाकर केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर अपनी जवाबदेही से मुक्त होना चाहते हैं। सर, मैं केंद्र सरकार आपसे पूछ ही नहीं रहा था, मैं तो बिहार की बात कर रहा था। आशुतोष जी, मैं आ रहा हूँ। बिहार में अगर बिगड़े हुए हालात नजर आ रहे हैं तो क्या उसके लिए नीतीश सरकार किसी और को दोषी ठहरा सकती है? एक सेकंड, हम सबसे खराब हालत और ज्ञानी बिहार सरकार की दोषारोपण में कारण बहुत स्पष्ट हमारे यहाँ आपको याद होगा। डॉक्टर सुनील सिंह, आता हूं मैं आपके पास। आशुतोष जी, देखिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, अगर आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 13 या 14 मार्च की बात है, कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप मास्क लगा के पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से डांटा था। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा था। उसके बाद जब बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे थे तो बिहार की नीतीश सरकार ने माइग्रेंट वर्कर को लेने से इनकार कर दिया था। बोला ये लोग आ रहे हैं और कोरोना को फैलाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के नेताओं ने इस देश की जनता को निराश किया है और उसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं। अगर पिछले एक साल के अंतर्गत अगर लोगों ने ध्यान दिया होता कि सेकेंड वेव आएगी, पहले से ज्यादा खतरनाक होगी, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते, ऑक्सीजन की सप्लाई को ऑगमेंट करते, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको तेज करते। आप 2 हफ्ते पहले तक आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक हफ्ते पहले तक आप रेमडेसिविर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आप ऑक्सीजन को बाहर सप्लाई कर रहे थे। आपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए कोई प्लान नहीं किया। आपको 8 महीने लग जाते हैं टेंडर खाली फ्लोट करने में। आप सोचिए, ये क्रिमिनल है। ये किसी और देश की अदालत के फैसले के बाद सर फिर फैसला लिया जाता है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंजू शर्मा। शर्मा जी का रुख करते हैं। जूही जी, मैं आपके पास भी आता हूं। अंजू जी, पूछिए अपना सवाल। भाई, आप लोग एक दूसरों पे इतना आरोप लगा रहे हैं, पहले ये तो सोचिए कि अगर अपन ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती तो आज ऑक्सीजन की नौबत ही नहीं आती, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की नौबत ही नहीं आती अपने को। अब बताइए आप लोगों ने उसके लिए क्या करा? आप कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब उसको लड़ो और उससे सामना करो। मोदी जी हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, मोदी जी प्रवक्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी अपनी बात रखने के लिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ हैं। जूही जी, केंद्र सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम आज ही की बात करें, अगर अलग अलग बैठकों का दौर लगातार चला है, कुछ फैसलों की बात की जा रही है, क्या सिरे से खारिज किया जा सकता है इन तमाम प्रयासों को? आपका प्रश्न था कि हम कोरोना की जंग कैसे जीतेंगे, तो पहले तो कठिनाई है और हमने 1.5 साल तक कुछ खास नहीं किया। इस बात को मानकर ही हम ये जंग जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात ले लें, जितने बेड पहले थे उससे कम ही हैं। आज 1 हफ्ता हो गया, बताया जा रहा है कि 4000 बेड और जुड़ेंगे, नहीं जुड़े हैं। ऑक्सीजन, ये तो एक बेसिक चीज है, कोरोना हो ना हो ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। कोई भी महामारी आ सकती है, आपको पता था कि कोरोना 1.5 साल पहले आ चुका है, तो हमने क्यों नहीं ये व्यवस्था की? आशुतोष जी सही कह रहे हैं, हमारे पास करीब 2000 से कम क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं। इसमें हम कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, कहां से कहां ले जाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी ऑक्सीजन हमने खुद प्रोड्यूस करने के लिए अपने व्यवस्था को टॉप अप किया। जूही सिंह जी, एक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 1.5 साल से आपकी पार्टी लगातार ये सारे सुझाव देती रही होगी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी। अनुराग जी, हमने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, जैसे ही हमको लगा कि आप बताते रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी आने वाली है। अनुराग जी, ये तो बार बार कहा जा रहा था, ये तो सारी मीटिंग्स में कहा जा रहा था कि केजीएमयू को आप तुरंत अधिग्रहित करें। कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी में बना था उसको कोविड अस्पताल बनाए। प्रेम शुक्ला साहब ने 1 हफ्ता पहले, आप सुन लीजिए, सलाह को भी नजरअंदाज करते रहे आप। नहीं, और आप कह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, नहीं, कुछ सलाहें महामारी के मध्य प्रकट होती है, कुछ सलाहें महामारी के मध्य प्रकट होती हैं और वो सलाहें महामारी होनी भी चाहिए सर, होनी भी चाहिए। जो महामारी से लड़ रहा होता है उस पर आक्रमण करने की भी कुछ इच्छा शक्ति लोगों की होती है। राजनीति के लोग किसी स्तर पर गिरना चाहते हैं, उनके इस गिरावट का भी स्वागत है। सुझाव लीजिए, बिल्कुल उसकी इस गिरावट का भी स्वागत है। आप सब्र करिए, सरकार आपकी है, संसाधन आपके हैं, विपक्षी आप क्या चाहते हैं ये अभी बताइए खुलकर। यहाँ पर बिना मतलब की बात इधर उधर मत घुमाएं अनुराग जी, और मुस्कुराइए तो मत। लाठी चल रही है लखनऊ में, महाराष्ट्र में, आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे, शर्म आनी चाहिए आपको।
बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र की स्थिति ज्यादा बुरी है। आपको लखनऊ लग रहा है, मैं महाराष्ट्र बैठा हूँ। जूही जी पिछले 1.5 माह से यहाँ आईसीयू में 4-4, 5-5 दिन लगता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। कोई आईसीयू में एडमिट भी है तो वो आग लगने से कब मर जाएगा पता नहीं, कब ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी पता नहीं। हमको बता रहे हैं नाला सुपारा, विरार, भांडू, चंद्रपुर, नासिक, आए दिन हम देखते हैं मरते हुए। आशुतोष जी, क्या ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि प्रेम शुक्ला साहब को भी महाराष्ट्र सिर्फ दिख रहा है? नहीं, देखिए अनुराग जी, ये हमारे इस देश के नेताओं को कभी भी किसी भी स्तर पर अगर इतनी बड़ी क्राइसिस में भी अगर शर्म नहीं आती है तो कब शर्म आएगी? मैं क्या, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ नहीं कहना चाहता इस बात को। सरकार का काम है इंतजाम करना, विपक्ष का काम है प्रेशर डालना इनके ऊपर। और ये अगर आपने इंतजाम नहीं किया है तो लोग नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप क्या कर रहे थे पिछले 1 साल से? कौन सा काम कर रहे थे? आपने बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां की, क्योंकि भाई कुंभ मेला क्यों होने दिया? 31 लाख लोग है, आप जमात के लोग इकट्ठा होते तो आप बताइए, और वो लोग जो रैलियों से बाहर निकले, वो लोग कुंभ मेले से बाहर निकले, उन लोगों ने किन लोगों को फैलाया? उनकी कोई सोशल करने वाली किसी तरीके से आपकी पीड़ा का हम औचित्य समझते हैं। नहीं, हमको पता है जी, अगर आपके अंदर जरा भी अगर आपके अंदर शर्म है तो इस वक्त मुस्कुराइए मत। नहीं, आप मुस्कुराइए मत, आपके अंदर जरा भी शर्म है। लोग मर रहे हैं, लोग सारी चीज पर आ रहा है आपके साथ जैसे नेताओं की वजह से देश का ये हाल है। समझिए इस बात को, लोगों के गुस्से को समझिए, घटिया नेताओं की वजह से जिन लोगों जैसे घटिया मर रहे हैं, जहाँ पे लाशें जलाई जा रही हैं, नेताओं की वजह से लोग मुस्कुरा रहे हैं, जंतुओं की वजह से, चीन समर्थक जंतु, आपके घर के अंदर कोई बीमार नहीं है, आपकी आंख के अंदर सब बीमारी से आप इस तरीके के हाथ कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपकी जगह आपको रोक रहा हूं, लेकिन आशुतोष जी, जो सवाल राज्यों के स्तर पर बीजेपी के लिए खड़ा होता है सर, वो सवाल तो छत्तीसगढ़ के लिए भी खड़ा होगा, वो सवाल तो पंजाब के लिए भी खड़ा होगा, वो सवाल तो अभय दुबे के लिए भी खड़ा होगा। नहीं अनुराग जी, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं, और मैंने कहा कि इस देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। पिछले 1 साल के अंदर इन लोगों ने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? पिछले 1 साल के अंदर बता दीजिए, अगर ये नौबत अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको मालूम है क्योंकि समझ में आ रहा है, नेताओं के घरों में सब चीज उपलब्ध हो जाती है। हमारे जैसे अभय दुबे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर टेस्ट की रफ्तार हमने बढ़ा दी तो हालात डरावने होंगे। जो चिंता आप उत्तर प्रदेश के लिए जाहिर कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए भी तो कीजिए सर। देखिए अनुराग जी, मैं क्यों बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। गंभीरता से सुनिएगा, इन प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पास इस जंग को लड़ने के लिए 3 अस्त्र थे। एक था ऑक्सीजन की अनइंटरप्टेड सप्लाई, दूसरा हमारा इनको चुप कराइए, मैं बोलूंगा। सुनील जी सुन लेते हैं, बिहार में क्या तैयारियां हैं आप बताइएगा, मैं आऊंगा आपके पास। अभय दुबे साहब, हाँ देखिए तीन परिस्थितियां थी। एक ऑक्सीजन की अनइंटरप्टेड सप्लाई, दूसरा था रेमडेसिविर और तीसरा था वैक्सीनेशन। ये तीनों केंद्र सरकार के हाथ में थे। आप जानते हैं हिंदुस्तान में रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 पर मंथ है। शर्मनाक तरीके से देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि साहब हमने उसका प्रोडक्शन घटा दिया क्योंकि केसेस कम हो गए थे और एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि समूचा विश्व कह रहा था। मैं आगे बताऊंगा जो आशुतोष जी ने कहा है, उस बात पर आगे आऊंगा मैं। दूसरा वैक्सीनेशन, ये हालात है वैक्सीनेशन के कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि हमारा जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 70 मिलियन पर मंथ की है सिर्फ, और 10 मिलियन पर मंथ की कोवैक्सीन की है। अब आप मुझे बताइए, देखिए अनुराग जी आप प्लीज, जी अभय जी कहिए, अभय जी कहिए, मैं आता हूं प्रेम शुक्ला साहब आपके पास। अभय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बहुत गंभीर तो उसका उत्तर नहीं देंगे। लेकिन अभय जी अफसोस की बात है कि आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया। अभय जी मैं कर रहा हूं, जाकर आप असम में जब प्रचार कर रहे थे और मैं गंभीरता से ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये आदमी इतना फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बैठा है और कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है इनको। ये 21 फरवरी से जो प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव में लग गए, एक मीटिंग नहीं ली उन्होंने,
किसी से कोऑर्डिनेट नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब फोन लगाते थे बोले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैली से फ्री होंगे तो बात करेंगे। अरे सत्ता की भूख के आगे इस हिंदुस्तान को मौत के मुंह में डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है कृपया करके भाषा का संयम रखिए सर। एक गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सेलेक्टिव आरोप है, सेलेक्टिव सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता केंद्र की नीतियों पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्या यही सबसे अफसोसजनक स्थिति है मौजूदा वक्त में देश के सामने? अनुराग जी, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। पहली बात, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। जब इस देश के अंदर जब 97,000 पिछली बार हाईएस्ट हुआ था तब पैनिक था। आज की तारीख में 2 लाख होने के बाद अगर मीटिंग हो रही है टास्क फोर्स की, और आपको बता दूं टास्क फोर्स का चेयरमैन कौन है, जिनका नाम है वीके पॉल। वीके पॉल ने 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इस देश में 16 मई के बाद कोरोना का एक भी केस नहीं आएगा। ये तैयारी है सरकार की, वो वीके पॉल। लेकिन आशुतोष जी, सर आप तो पत्रकार हैं, सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की मोटे तौर पर जिम्मेदारी राज्यों की है, चाहे वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रूल्ड हो। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर कब क्या गाइडलाइन जारी करनी है, क्या ये राज्य सरकारें नहीं कर सकती थी वक्त रहते अलग अलग राज्यों में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सत्ता में हो, क्या सिर्फ केंद्र सरकार को दोष देना सही होगा? फैक्चुअली बताइए। केंद्र सरकार को दोष देना 100% सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि जो वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट किसने किया, रेमडेसिविर किसने एक्सपोर्ट किया, ऑक्सीजन किसने एक्सपोर्ट किया, और आपको याद होगा इन तीनों का जवाब आज भी सरकार के पास नहीं है। इसका मतलब यह कि आपने तैयारी नहीं की। राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार भले ही वो हेल्थ सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब की तारीख में क्या हो रहा है, पिछली बार आपको लगा कोरोना में विजय पालेंगे, साथ में आपने सारी कमान अपने हाथ में लेंगे। आज आपको लग रहा है कि कोरोना आपके हाथ से निकल रहा है। आज आप क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जनता, अब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की तैयारी है। आप कर क्या रहे थे पिछले 1 साल से? क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए इतनी बड़ी प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए। जहां बिना मास्क लगाकर घुमा जा रहा था, जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रही थी। प्रेम शुक्ला साहब, दुनिया को आप कह रहे हैं कि दो गज की दूरी जरूरी है और आपकी रैली के अंदर कोई दो गज की दूरी नहीं थी वहां पे। प्रेम शुक्ला जी आप बैठे हुए हैं, इनके घर में कोई बीमार नहीं हुआ। अगर होता तो इस तरीके से बातें नहीं करते यहाँ पे। हमारे घरों में हो रहा। लेकिन आशुतोष सर, मैं प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा, उससे पहले जब भी कोरोना की बात होती है पश्चिम बंगाल का ही जिक्र क्यों किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैल रहा है सर, दिल्ली में नहीं फैल रहा है, महाराष्ट्र में नहीं फैल रहा है, पंजाब में नहीं फैल रहा है क्या? क्या पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों से ही देश में कोरोना की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए? ये पता था भारत की सरकार को। सीरोलॉजिकल सर्वे देख लीजिए आप। अनुराग जी, सीरोलॉजिकल सर्वे 2 फरवरी की रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें देश की सरकार को पता था 30 करोड़ तक केसेस आ गए, सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका ने 1 साल पहले रिपोर्ट दी थी कि अगर मोदी सरकार ने कंसिस्टेंटली काम नहीं किया तो हिंदुस्तान में 58 करोड़ केसेस होंगे। कितनी शर्मनाक बात है। मोदी सरकार को यह पता था, पूरे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से 3 महीने बाद हिंदुस्तान में यह वेव आती है। पहली वेव जो आई ठीक है। प्रेम शुक्ला साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जूही सिंह जी देखिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स लगातार हो रही है और वो आरोप आपके ऊपर भी लगता है। जब आप मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कदम उठा रहे थे? आप वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़ा करते रहे, आप सरकार की नीतियों पर, सरकार के फैसलों पर जिससे हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही थी उस पर सवाल खड़े करते रहे। वैक्सीन लगाएंगे नहीं लगाएंगे इस तक को लेकर बयान दिया जाता रहा। अनुराग जी, जो आदमी ऑक्सीजन के बिना मर रहा है ना, उसको ये नहीं, और सारी मौतें जो आज हुई हैं वो गुनाह है, वो रोकी जा सकती थी। उसको मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या किया और राज्य सरकार ने क्या किया। हमारा प्रबंधन फेल है, हम सही समय पर न दवा दे पा रहे हैं, न बेड दे पा रहे हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर दे पा रहे हैं, और न तो इसका कोई प्राविधान हमने किया। केंद्र सरकार, एपिडेमिक एक्ट लागू है ना, केंद्र सरकार। सवाल मेरा ये कि क्या आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ खड़े थे सरकार के इस महामारी के वक्त में? सुन लीजिए, मेरे पास भी हजारों फोन आते हैं, रोने का मन कर रहा है। हो सकता है प्रेम शुक्ला के पास न जाते हो, लेकिन जब यहाँ लाशें जगती हैं और लोग खड़े होते हैं कोरोना कमांड सेंटर के सामने कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, हमें, और सरकारी पत्राचार का तो गजब है। सीएमओ का लेटर कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, सरकार एडमिट कर नहीं रही है, हॉस्पिटल तैयार नहीं है।
वैक्सीनेशन की प्रोसेस के बारे में आपने बात किया, हमें बता दीजिए कि जब 1 मई से वैक्सीनेशन अगर शुरू भी हो रहा है, 25 साल हमने मीडियन अपनी एज हमारी है, तो हमने 18 साल से 45 साल के लोगों को तो आत्मनिर्भर छोड़ दिया है। एक कंपनी 3 प्राइसिंग पर टीके दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बस हमें इतना बता दे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। क्या वही जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं? मेरा सवाल जूही सिंह जी कुछ और है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब देश के सामने इतना बड़ा संकट है तो क्या समाजवादी पार्टी पॉजिटिव अप्रोच के साथ सरकार के साथ खड़ी रही? समाजवादी पार्टी क्या उसने ये कहा कि हम वैक्सीन लगवाते हैं? हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि वैक्सीन लगवाइए, कोरोना की रफ्तार कम होगी इससे। एक समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, आपने विपक्ष को कहा है कि आप घर पे बैठिए, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क निकालिए। आप वैक्सीन लगवाते हैं या नहीं? आप पैसा है, अनुराग जी, आपके पास बहुत ज्यादा, सरकार से ज्यादा संसाधन किसी के पास नहीं है, आप क्यों नहीं लोगों को बचा पा रहे हैं? वैक्सीन लगवाते हैं नहीं, सवाल मेरा जूही सिंह जी ये था। नहीं, मैं अपना बात कहूंगी ना, आपके सवाल का आपको इधर उधर थोड़े घुमाने दूंगी अनुराग जी। जो वैक्सीन लगवा रहा है वो लगवा रहा है, और केंद्र सरकार की प्रायोरिटी नहीं, मैं इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ। कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए हमारा राजनीतिक नेतृत्व क्या एकजुट है या सिर्फ छींटाकशी, यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था। एक बार फिर आपका रुख करूंगा। सत्विका कुम्हारे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्विका जी, क्या सवाल आपका? प्रेम शुक्ला साहब, मैं आता हूँ आपके पास। नमस्ते दीपक सर, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। मेरा सवाल है डायरेक्ट अभय दुबे सर से कि जब देश के सारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि रेमडेसिविर दवा जो है वो कोविड मैनेजमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, तो आप सब लोग ये दवाई की शॉर्टेज को लेके इतना पैनिक क्यों फैला रहे हो? मैं फार्मा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि एंजाइटी से ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी में है वो घटता है, तो आप ऑलरेडी लोगों की एंजाइटी क्यों बढ़ा रहे हो और लोगों को तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? ये अबे दुबे साहब, सीधा सवाल आपसे, और देखिए वो एक्सपर्ट भी हैं इस फील्ड के, वो कह रहे हैं कि आप तो नकारात्मकता का माहौल बनाकर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अबे दुबे, नहीं बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूं, लेकिन हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री तो कुछ और कह रहे हैं, जो हमारी बहन कह रही है उससे उल्टा। वो कह रहे हैं कि मैं सुनिश्चित कर रहा हूं अब रेमडेसिविर की उपलब्धता, क्योंकि ऑफिशियली इस रेमडेसिविर को इस थेरेपी के लिए रिकॉग्नाइज किया है भारत की सरकार ने, और उससे सैकड़ों जानें बच रही, इनको जानना चाहिए। एक बात। दूसरा बड़ा प्रश्न हमारे सामने क्या है, मैं वैक्सीनेशन को लेकर बताता हूं आपको। देखिए, वैक्सीनेशन की जो स्ट्रेटेजी थी भारत सरकार की, वो बिल्कुल अपरिपक्व थी, अदूरदर्शी थी। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया, 24 फरवरी को इन्होंने स्पुतनिक को मना कर दिया। इनको पता था आज अनुराग जी 13 करोड़ डोज जो आपने दिए हैं, उनका सेकंड डोज कहां से लाएंगे अगले महीने? देश को बताइए प्रधानमंत्री जी आप। आपने इम्यूनोजेनेसिटी डेटा जो स्पुतनिक ने प्रोड्यूस किए थे, वही कोविशील्ड ने किए थे लैंसेट में। कौशल कांत मिश्रा, बहुत संक्षेप में, क्या सेकंड डोज नहीं मिल पाएगी भारतीयों को? कोई तैयारी नहीं है हमारी? आप बता दीजिए, ये बताएं। हम तो कह रहे हैं कौशल कांत जी, बताइए, हम साथ खड़े हैं आपके। अनुराग जी, आखिरी बात में बता रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर साहब, 1 सेकंड। ताकि हमारे पास देख लीजिए 8 अप्रैल को 41 लाख इंजेक्शन लगे। अबे दुबे माफ कीजिएगा। कौशल जी, मैं आपका भी रुख करूंगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब जुड़ चुके हैं। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। इस वक्त लोगों के जहन में बड़ा सवाल कोरोना को लेकर है, कोरोना के फैलते कहर को लेकर है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त हर किसी को एकजुट होने का है, ना कि सिर्फ सियासत करने का, जो लगातार नजर आ रही है? हाँ, मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी, आज हम बहुत बड़ी कठिन स्थिति में है। 2020 का जो कोविड था, उससे 2021 का कोविड बहुत बड़ा खतरनाक है, और हम सब लोगों ने एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। इसके साथ युद्ध अपने को जीतना है। खाली युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, युद्ध जीतने के लिए हमें युद्ध करना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2020 में जो आज की कठिन परिस्थिति नजर आ रही है, एकदम केसेस इतनी बढ़ गई है कि भाई 3 लाख के ऊपर पूरे देश भर में केसेस बढ़ रही है। हमारे महाराष्ट्र में आज 66,000 केसेस आज आ गई है, और ठीक होने वालों की संख्या 9,000 तक गई है हमारे मुंबई में, और मुंबई में तो 7,000 के केसेस है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ऑक्सीजन जहाँ जरूरी है वहाँ ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है।
रामदास जी, दीपक जी आज नहीं है, मैं अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं आपके साथ। अनुराग दीक्षित जुड़ा हुआ है। की आवश्यकता है। लेकिन रामदास जी, सवाल ये है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है वो ये कि वक्त रहते केंद्र सरकार को जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की गई हैं। विपक्ष का ये आरोप क्या आपको सही लगता है या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत है? हाँ, विपक्ष तो मतलब इसी तरह का आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोप में तथ्य इसलिए तो नहीं है कि भारत सरकार के तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से पूरे देश को मदद करने की भूमिका हमारी है। अचानक केसेज इतनी बढ़ गई है कि भाई इतनी बढ़ेगी ऐसा अंदाजा सरकार को बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत सारी केसेज अचानक बढ़ गई है और इसमें राज्यों की भी जिम्मेदारी है। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है और जगह जगह पर केसेस बढ़ रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के अनेक राज्यों में केस बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये विवाद करने का वक्त नहीं है। दोनों ने मिलकर, केंद्र और राज्यों ने मिलकर और लोगों के सहयोग से, लोगों ने सरकार को भी सहयोग करना है। लेकिन रामदास जी, विपक्ष के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की सलाह को तो केंद्र सरकार मान ही नहीं रही है। विपक्ष की सलाह को अब तक माना ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया, नजरअंदाज किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार साल भर में और अभी भी मतलब 2 बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। आपके राज्य में क्या डिफिकल्टी है, केंद्र आपको क्या मदद कर सकता है, क्या आपको मदद चाहिए, इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और मतलब जो बातें मुख्यमंत्री वहाँ मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं उसको मदद करने की भूमिका केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार सुन रहे हैं, ऐसा आरोप लगाना। रामदास आठवले साहब, पिछले साल जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा था तब आपने गो कोरोना गो की अपील की थी, आपने नारा दिया था गो कोरोना गो। लेकिन अब तो स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, कोरोना जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। मौजूदा वक्त में आप क्या कहेंगे? गो कोरोना गो तो कारगर नजर नहीं आ रहा। मैंने 20 फरवरी 2020 को गो कोरोना का नारा दिया था, गो कोरोना गो। लेकिन अभी कोरोना का गया भी था, संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन दोबारा कोरोना आ गया है तो अपने पीछे पड़ा है। अभी हम लोगों ने भी उनके पीछे पड़ना है और कोरोना का अगर भगाना है तो लोगों को जगाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब जो कोरोना है, ये कोरोना का मुंह काला करने की आवश्यकता है, उसके मुंह को ताला लगाने की आवश्यकता है और हम सब लोगों ने मिलकर इसका सामना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने उस दरमियान एक कविता भी लिखी थी, आपको लगता है कि अब वो कविता भी बेअसर साबित हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बढ़ते मामलों के बीच? नहीं, कविता का विषय नहीं है, कविता का विषय नहीं। मैंने नारा दिया था कि भाई कोरोना नहीं जाना चाहिए, कोरोना नहीं यहाँ नहीं रहना चाहिए, दुनिया में नहीं रहना चाहिए और कोरोना नहीं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए और दुनिया से अलग उन्होंने दूर दूर हमारे से जाना चाहिए, ये मैंने घोषणा की थी। और आज भी मेरा कहना है कि गो कोरोना गो, नो कोरोना नो। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास आठवले साहब, अपनी बात रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र के साथ राज्यों को भी मिलकर आगे आना होगा देश की बहस में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री जिनको आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, उसका इस्तेमाल भी बैन करके और एक प्रकार से उसको भी मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में कैसे देश इस्तेमाल कर सके। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर, प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है, वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे, उस संदर्भ में। और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर निकालकर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने से लेकर
और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम्स स्थापित किए हैं, जिन कंट्रोल रूम्स में वरिष्ठ अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्टेट्स को जो जो कोटा ऑक्सीजन का अलॉट किया गया है वो सारा का सारा उनको हर रोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौशलकांत मिश्रा साहब, सवाल बीच में अधूरा रह गया था, जो सवाल अभय दुबे ने खड़ा किया था, क्या देश के नागरिकों को कोरोना के वैक्सीनेशन की सेकंड डोज नहीं मिल पाएगी? क्या इतना बड़ा संकट है? अनुराग जी, मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि स्टॉक कितना है, पर मुझे इस बात का भरोसा है कि दी जाएगी और भरोसे पे ही दुनिया कायम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा, इस समय पार्टी प्रवक्ता नहीं, देश के प्रवक्ता की ज़रूरत है और उसके हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि ये गलती किसी पार्टी की नहीं, ये गलती मेरी है क्योंकि मैंने ही गड़बड़ की। मैं ही कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, मैं ही लोगों को समझा नहीं पाया, मैं ही लोगों को मास्क लगाने के लिए जोर नहीं दे पाया, मैं ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाया। एज ए डॉक्टर मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आज के बाद अभी जो वेव अभी बढ़ रही है, आज तो क्राइसिस है, क्या हम कल की क्राइसिस को रोकने के लिए तैयार हैं? उसके लिए उनके पास कोई सवाल है, कोई इंतजाम है? मेरे पास उसका ये इंतजाम है और जो मैं चाहता हूं कि ये सारे प्रवक्ता इसके ऊपर कुछ कहें, क्योंकि कोई भी आदमी अपने को पॉपुलिस्टिक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठा करके सच्चाई बताने की डॉक्टर मिश्रा, जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है जनता कर्फ्यू। आप कह रहे हैं कि जनता कर्फ्यू जहां पर एकमात्र उपाय है इस वक्त। इस समय जिस तरह से वे बढ़ रही है और जितनी स्पीड से बढ़ रही है और जो एक्सपर्ट का मानना है कि ये मई तक आगे बढ़ेगी, मिड मई तक आगे बढ़ेगी, अगर मिड मई तक आगे बढ़ेगी और इस तरह की सप्लाई रही मेडिसिन की हो, ऑक्सीजन डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, आप भी उसी फील्ड से हैं, मतलब नेता बाद में पहले एक्सपर्ट, पहले जानकार। जो बात डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी जनता कर्फ्यू की जरूरत है? मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% के बात से हम अग्री करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो कभी कभी आवश्यक लोग जो निकलते हैं उन पर भी अगर पकड़ी जाती है। इसलिए जनता कर्फ्यू का अर्थ है कि जो जनता को आवश्यकता न हो वो स्वतः नहीं निकले। वो एक तरह का लॉकडाउन ही हुआ, लेकिन वो कॉन्शियस के द्वारा लॉकडाउन हुआ। और दूसरे उनके बात से मैं ये भी अग्री करता हूँ कि ये जो हमारे ज्ञानी वक्ता जो चले गए और ज्ञानी प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, वो एक आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के सारा दोष प्रधानमंत्री पर मर करके अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। सुबह सुबह इनके नेता ट्वीट कर देते हैं, इससे पैनिक फैलता है। डॉक्टर सुनील जी, जूही सिंह प्रवक्ता सपा तथ्यों के साथ जो सवाल खड़ा कर रही हैं, उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी है सर? मैं बता रहा हूँ, ये जूही सिंह हो चाहे अभय दुबे हो, अभय दुबे साहब वैक्सीन के लिए इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। हम सभी डॉक्टर साहब अग्री करेंगे कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन बीमारी को कंट्रोल करने का एक प्रमुख हथियार है, लेकिन वैक्सीन के बारे में इन दोनों की पार्टियों ने इतनी नकारात्मक बातें फैलाई कि वैक्सीन लेने के लाभुकों की संख्या घट गई। आज वो फिर पैनिक फैला रहे हैं कि आगे वैक्सीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। अभय जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जूही सिंह जी, सवाल मेरा बीच में अधूरा छूट गया था। कोरोना की महामारी को कम करने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता वैक्सीनेशन का हिस्सा बनेंगे, हाँ या ना? अनुराग जी, हमने पहले भी कहा है कि जब हर गरीब आदमी को, हर जरूरतमंद को वैक्सीन लग जाएगी तब हम वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। जरूरत है कि जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो, उनको वैक्सीन लगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में लगवाएंगे। मुझे अगर मेरी बात ही नहीं सुननी तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, आप कहिए अपनी बात। सुनील सिंह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि यही तो नेगेटिविटी है जो आप लगातार फैला रहे हैं। डॉक्टर है ना,
ये जनता कर्फ्यू वाले जो डॉक्टर हैं इनको बाहर नहीं निकलना होता है रोज कमाई करने के लिए, रोज दिहाड़ी मजदूर करने के लिए, कि ये बता रहे हैं ग्लोबल बातें। हमें ये बताइए कि कितना कैपेसिटी ऑफ वैक्सीनेशन प्रोडक्शन आपने स्केल अप किया, उत्तर प्रदेश को कब जूही सिंह जी, हो सकता है आप और हम अपने घरों में बैठे रहें, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस वक्त फील्ड में हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। कम से कम देश के डॉक्टर्स को इस तरीके से कटघरे में मत खड़ा कीजिए। प्रवक्ता आज कहते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है और डॉक्टर अनुराग जी, जी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बता दीजिए ना अनुराग जी, वैक्सीन की कैपेसिटी कितनी इनको पता अनुराग नहीं, जी, वैक्सीन उत्तर मैं पूरी पता है अनुराग जी, जी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अनुराग जी, इनको पता नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सुंदर दिख मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। जी दीजिए जवाब। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। जूही सिंह सुन लीजिए, डॉक्टर मिश्रा इन्होंने ये कहा, मैडम जरा सुनने का धैर्य रखिए, मैडम सुनने, मैडम डॉक्टर मिश्रा कहिए आप अपनी बात। डॉक्टर मिश्रा आपकी बात जा रही है, आप कहिए अपनी बात। मैं अगर मेरी बात ये काटेंगे तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? जी अनुराग जी, ये जो मैडम बोल रही है ना, जिस तरह से बोल रही है, पहले ये शांत हो तब मैं इनका जवाब दूं। बिल्कुल, हाँ जवाब दो ना भाई, जवाब दो, बिल्कुल जवाब मैडम सुनिए, जनता कर्फ्यू का आप कागज पकड़े हो, आपके पास इसके जो बता रहे हैं ना, ये जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन इसलिए लगता है पहला संक्रमण तोड़ने के लिए, दूसरी बात कि हम अपने प्रबंधन को 1.5 साल। डॉक्टर मिश्रा कहिए आप अपनी बात से। लॉकडाउन लगा था। इफ यू आर जूही सिंह जी सुन लेते हैं, आपने अपनी बात विस्तार से कही। डॉक्टर मिश्रा, मैडम अगर आप नहीं वो चुप हो गई हैं, आप कहें अपनी बात। हाँ, मैं झगड़ा ही करती हूँ। जिस तरीके से मैडम ने ये कहा कि जब सबको लग जाएगी वैक्सीन उसके बाद लगाएंगी, ये इसी से इनकी राजनीति झलकती है। इनके जो अपने नेता हैं वो ये कहते हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। किसी को भी वैक्सीन न लगाना इस समय ये क्राइम है और ये क्राइम कर रही है। और जहां तक मेरे को कटघरे में खड़ा करने की बात कर रही हैं, आप अभी घर में बैठी होंगी, आप अपने घरों में बैठे होंगे, मेरे साथ चल के हॉस्पिटल में सेवा कीजिए। इस तरह की एक बात बता दें, अगर डॉक्टर ने अपना हाथ हटा लिया ना तो देश अभी और गर्त में जाएगा। अभी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो केवल डॉक्टरों के दम पे चल रहा है। मैडम मैडम मुझे मत सिखाओ। मैडम आपने कितने बच्चों को बचाया है, कितने बच्चों को ऑक्सीजन दी है, कितने मरीजों का ट्रीटमेंट दिया है, केवल यहाँ पे बैठ करके बात करने के अलावा आपने किया क्या है आज तक? आपने कितने बच्चों को बचाया है, आपने कितने बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया, कितने लोगों को ऑक्सीजन दी है? इसलिए यहाँ पे मेरे से नेतागिरी मत करिए और मेरे से पॉलिटिक्स मत कीजिए। अगर हिम्मत है तो सच्चाई सुनिए। आपके नेता ने कहा था कि इंजेक्शन लगाने से, वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग, नीच और गिरी हुई पॉलिटिक्स। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करेंगे। वह दुबे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दुबे साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पर्श राणा चंडीगढ़ से। जी स्पर्श, कहिए अपनी बात। यहां पर सवाल उठ रहा है कि जनता कर्फ्यू इकलौता विकल्प है मौजूदा वक्त में। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कर्फ्यू तो मतलब जो लोग काम करते हैं डेली उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन जी उनके पास ऐसे लोग आते हैं जो काफी परेशान कंप्लीट, बट मेन हमारी जो हमारे स्पर्श, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक ढंग से नहीं आ पा रही है। लेकिन आपने कहा कि जनता कर्फ्यू समाधान नहीं हो सकता है रोजमर्रा के कामगारों के लिहाज से। कुछ और बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।